नमः जनभाषायै संस्कृताय मित्रों, श्री गुरुवे नमः। वंदे वेदमातरम्। संस्कृत वाय तेजेंद्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम इस सूत्र के बारे में जानेंगे, व्याख्या करेंगे, इसको समझेंगे, इसका ऊपर अध्ययन करेंगे। हम इससे पहले मुख नासिका वचनोनुनासिका इस सूत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। वह सूत्र कहता है कि मुख सहित नासिका से जिन वर्णों का उच्चारण हो ऐसे वर्णों की अनुनासिक संज्ञा होती है। यह भी संज्ञा सूत्र है। यह सवर्ण संज्ञा करता है। किन वर्णों की सवर्ण संज्ञा होगी, यह सूत्र कहता है। यह पहले अध्याय के पाणिनि अष्टाध्यायी में पहले अध्याय के पहले पाद के 9वें सूत्र है। यह कहता है तुल्य आस्य प्रयत्नम सवर्णम। आस्य के दो अर्थ होते हैं, एक मुख और एक मुख के अंदर। तो मुख के अंदर क्या होते हैं? मुख के अंदर उच्चारण स्थान होते हैं। तो तुल्य अर्थात होता है समान, बराबर। तो जिनका मुख आस्य अर्थात उच्चारण स्थान और प्रयत्न, कौन से प्रयत्न? आभ्यंतर प्रयत्न। जिनके उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न बराबर हों, समान हों, ऐसे वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है, यह सूत्र कहता है। इसकी व्याख्या में भी यही लिखा है। वरदराजाचार्य जी कहते हैं तालवादि स्थानमाभ्यंतर प्रयत्नश्चेत्येतद्द्वयं यस्य येन तुल्यं तन्मितः सवर्ण संज्ञं स्यात्। इसकी वृत्ति में भी वही है कि तालवादि स्थान है आप और आभ्यंतर प्रयत्न, जो आभ्यंतर प्रयत्न है, चेति एतद यह दोनों, द्वयम यस्य जिससे, जिसके, एन अर्थात जिससे, तुल्य हो, तन्मिथः तत्मिथः वह मिथः अर्थात उन दोनों का, वह दोनों सवर्ण संज्ञक होंगे, सवर्ण संज्ञम स्यात्। अर्थात तालु आदि जो उच्चारण स्थान है हमारे मुख के अंदर, कंठ, तालु, जिह्वा जो उच्चारण स्थान है, और जो प्रयत्न है आभ्यंतर प्रयत्न, स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, ईषद विवृत, विवृत, संवृत, ऐसे जो प्रयत्न हमारे मुख के अंदर होते हैं, वह प्रयत्न और स्थान जिन वर्णों के, दो या दो से अधिक वर्णों के जिस वर्ण से जिसके समान हो, उन दोनों वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है। कैसे होगी? देखिए एक उदाहरण द्वारा। हमने का वर्ग लिया है। का वर्ग कहता है तो का वर्ग के जो का उच्चारण स्थान है, का, खा, गा, घ, ग, इनका उच्चारण स्थान जो है वह कंठ है। तो इनका उच्चारण स्थान समान हो गया पांचों वर्णों का। अब हम इनका प्रयत्न देखते हैं तो इनका प्रयत्न स्पृष्ट है, स्पृष्टम स्पर्शानाम। तो इनका प्रयत्न स्पृष्ट है तो इनका प्रयत्न भी समान हो गया। तो यह सवर्णी हो गए हैं। किसके सवर्ण? जैसे का सवर्णी खा हो गया, का गा हो गया, का घा हो गया, का ज्ञा हो गया। ठीक उसी प्रकार इन पांचों वर्ण एक दूसरे के सवर्णी हो गए, क्योंकि इनका प्रयत्न भी समान है और उच्चारण स्थान भी समान है। तो जहाँ भी का आदेश हो रहा होगा, यदि वहाँ आवश्यकता पड़ती है तो गा, खा, गा, घा और गा ये भी आ सकते हैं, क्योंकि यह सवर्णी है। का उच्चारण स्थान कंठ, खा का उच्चारण स्थान कंठ, गा का भी कंठ, घा का भी कंठ, गा का भी कंठ। और पांचों का जो प्रयत्न है आभ्यंतर प्रयत्न, वह भी समान है, स्पृष्ट प्रयत्न है। तो उनके प्रयत्न समान हैं और उच्चारण स्थान समान है, इसलिए यह सब सवर्णी हो गए। अब हम देखते हैं कि कुछ एक वर्ण ऐसा भी है जो उसका उच्चारण स्थान समान नहीं है, उसके बावजूद भी वह एक दूसरे वर्ण के समान सवर्ण हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एक वार्तिक होता है। वार्तिक क्यों आते हैं? जो चीज़ अष्टाध्यायी में रह गई है या उसको वैसे कुछ संशोधित करना हो, या फिर जो आवश्यक है पर अष्टाध्यायी में सूत्र के माध्यम से नहीं है, ऐसे उन चीज़ों को वार्तिक सपोर्ट करता है, वार्तिक उन चीज़ों को बताता है। तो वह वार्तिक है। आप सभी लोग जानते होंगे उसको। री वर्णयोर मिथम री वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। यह कहता है री इन दोनों वर्णों की भी सवर्ण संज्ञा हो, क्योंकि री की जो उच्चारण स्थान होता है वह मूर्धा है और री का दंत है। दोनों का उच्चारण स्थान अलग है पर उनका प्रयत्न समान है, दोनों का प्रयत्न विवृत है। प्रयत्न समान है पर उच्चारण स्थान अलग है, उसके बावजूद दोनों की सवर्ण संज्ञा होगी, क्योंकि री वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। यह वार्तिक कह देगा कि उनकी सवर्ण संज्ञा होनी चाहिए, क्योंकि वह आवश्यकता है। यदि उन दोनों की सवर्ण संज्ञा नहीं होगी तो आगे जो हम रूप सिद्ध करेंगे संस्कृत में, जो प्रयोग बनाएंगे, उन प्रयोगों में वह सवर्ण संज्ञा नहीं होने से कुछ रूप बिगड़ जाएंगे। इसलिए इनको सवर्ण संज्ञा होनी आवश्यक है। यह देखिए, यह वार्तिक है। री वर्ण और मिथः सावर्ण्यम वाच्यम।
यह कहता है री और री वर्णों की भी सवर्ण संज्ञा हो। री का उच्चारण स्थान मूर्धा है और री का दंत है, फिर भी दोनों के अलग उच्चारण स्थान होने के बावजूद भी दोनों की सवर्ण संज्ञा होगी, यह वार्तिक कहता है। दोनों का प्रयत्न विवृत है, प्रयत्न समान है पर उच्चारण स्थान अलग है, और यदि हम इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं करेंगे तो उससे हमें आगे जो प्रयोग बनाने होंगे उनमें बहुत नुकसान होगा, इसलिए इनकी सवर्ण संज्ञा होनी आवश्यक है। इसलिए वार्तिककार महर्षि कात्यायन ने यह वार्तिक की रचना की। अब हम देखते हैं हमारे मुख के अंदर कितने उच्चारण स्थान हैं और किस प्रकार से वह होते हैं। यह मैंने मुख का चित्र बनाने का प्रयास किया है। मुख के अंदर आप देख पा रहे होंगे ओष्ठ अर्थात ओंठ, नासिका अर्थात नाक, तालु अर्थात जो हमारे दांतों के ठीक ऊपर जो स्किन प्रारंभ होती है, त्वचा प्रारंभ होती है, जो खाल लगी होती है दांतों के ठीक ऊपर, उसको हम तालु कहते हैं। दांतों के नीचे भी जो स्किन है, जो खाल है, त्वचा है, उसको भी तालु कहा जाता है। और जो तालु के ऊपर है, जीभ के ठीक ऊपर जो गड्ढा होता है, उस गड्ढे को हम मूर्धा कहते हैं। तो और जो कंठ है, कंठ से भी कुछ वर्णों का उच्चारण होता है, कुछ वर्णों का जीभ से, कुछ का जिह्वा मूल से। हम उन सब वर्णों के बारे में जानेंगे। अभी उच्चारण स्थान आप देख लीजिए, यह उच्चारण स्थान हमारे मुख के अंदर होते हैं, इन्हीं से हम उच्चारण करते हैं। उच्चारण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, हम हमारे मस्तिष्क में सोचते हैं कि हमें इन वर्णों का उच्चारण करना है। उन वर्णों से मस्तिष्क कोशिकाओं के माध्यम से हमारे पेट तक पहुंचाता है। पेट में एक जठराग्नि काम करती है, वह जठराग्नि वायु को दाब के द्वारा ऊपर की ओर भेजती है, फिर वह वायु हृदय से होती हुई हमारे मस्तिष्क में टकराती है। मस्तिष्क से वापस वह हमारे मुख में आती है। मुख से वह अलग अलग उच्चारण स्थानों में टच होती है और फिर एक ध्वनि के द्वारा एक शब्द और वर्णों का निर्माण करती है, जो हमारे मुख से शब्द और वर्ण के रूप में निकलते हैं। यह एक लंबी प्रोसेसिंग होती है, एक लंबी प्रक्रिया होती है, पर हम लोगों को इसमें समझ में नहीं आता है क्योंकि यह हमारी उतनी कठिन नहीं लगती है, पर यह बहुत गहरी और लंबी प्रक्रिया है, प्रोसेसिंग है। पर सामान्यतः हम बोलते रहते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हमारे अंदर क्या होता है। पर यह भाषा विज्ञान है कि आपके मुख के अंदर किस प्रकार की प्रोसेसिंग होती है, कौन सा वर्ण, कौन सा शब्द किस उच्चारण स्थान से निकला होगा, कौन सा वर्ण कहाँ से निकला होगा, यह सब हम जानते हैं संस्कृत वाले। इसलिए हम संस्कृत को भाषा विज्ञान भी कह सकते हैं, क्योंकि भाषा विज्ञान के बहुत सारे सूत्र इसमें प्राप्त हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। यदि हम यह याद भी ना करें, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः इचु यशाणाम तालु ऋटु रसाणाम मूर्धा, तो भी हम बिना कुछ याद किए आँख मूंद कर भी बता सकते हैं कि कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से है। हमें सिर्फ यह देखना है कि हमारे मुख के अंदर क्या प्रतिक्रिया हो रही है। जब हम आ बोलते हैं तो क्या हो रहा है, ई बोलने पर क्या होता है, ऊ बोलने पर क्या हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं ऊ का ओंठ है, ई का तालु है, आ का कंठ है, क्योंकि यह सब हम अपने मुख के अंदर ही तो हो रहा है, हम बोल कर भी समझ सकते हैं। इसलिए याद करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप लोगों को याद होना चाहिए। यदि कोई पूछ ले कि आ का कौन है तो हम ऐसा थोड़ी बता पाएंगे। कोई हमसे पूछ ले घा का उच्चारण स्थान क्या है, तो हम देखेंगे घा कौन से वर्ग में आता है, का वर्ग में आता है, चा वर्ग में आता है, टा वर्ग में आता है। जब पता चलेगा का वर्ग में आता है, फिर कौन सा सूत्र लगेगा, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, फिर पता चलेगा कि घा का उच्चारण स्थान कंठ है। पर हम ऐसे डायरेक्ट भी बोल सकते हैं घा, तो जीभ का कुछ कार्य हुआ ही नहीं, घा निकला, आवाज़ आई कंठ से, कंठ में नाद हुआ, और हम जानते हैं कि नाद किन वर्णों का होता है, वह हम आगे पढ़ेंगे प्रयत्न में। तो घा की आवाज़ कहाँ से आई, कंठ से, तो हम कह देंगे कि कंठ से उच्चारण स्थान घा का है। चलिए देखते हैं। फिर भी हम देख पा रहे होंगे अकुह विसर्जनीयानाम कंठः अर्थात आ कु से अर्थात हम निकालेंगे का वर्ग। जहाँ कु चू टू पू लिखा हो वहाँ का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ऐसा अर्थ निकालना चाहिए। तो यहाँ कु से का वर्ग का अर्थ निकालेंगे तो का, खा, गा, घा, ङ, इन पांचों वर्णों की आ की और विसर्ग और हा, इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ होता है। फिर इचु यशाणाम तालु, यह कहता है ई, चा, छा, जा, झा, या और शा, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होता है। तालु कौन सा उच्चारण स्थान होता है, जो दांतों के ठीक ऊपर या नीचे, नीचे से भी हम बोल सकते हैं, पर जो स्पष्ट उच्चारण स्थान होगा वह ऊपर का ही होगा, नीचे का उतना स्पष्ट नहीं आ पाएगा। ई को हमें बोलना हो तो नीचे ही टच करना पड़ता है, पर बाकी सब वर्णों को बोलने के लिए ऊपर दांत के ठीक ऊपर जो स्किन होती है उसको टच करना होगा जीभ से, तो वायु वहाँ टच होगी, ऊपर जो शब्द निकलेंगे, जो वर्ण निकलेंगे वह स्पष्ट होंगे।
अगला सूत्र है ऋटु रसाणाम मूर्धा। वह कहता है री, टा, ठा, डा, ढा, णा, रा और श इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। फिर अगला है सूत्र ऋतुलसानाम दंतः। अर्थात ली, ता, था, दा, धा, ना, ला, सा इन वर्णों का उच्चारण स्थान दंत होता है। आपको सा, शा और श का अंतर याद होना चाहिए कि कौन सा मूर्धन्य शकार है, कौन सा दंती शकार है, कौन सा तालव्य शकार है और किसका उच्चारण स्थान कहाँ है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उपपदमानीयानाम औष्ठौ। अर्थात उ, पा वर्ग, पा, फा, वा, बा, भा, मा और पदमानीय वर्ण इन वर्णों का उच्चारण स्थान औष्ठ होता है। अब आप जानते होंगे उ, पा, फा, बा, भा, मा, पर पदमानीय नहीं जानते होंगे। पदमानीय कौन से वर्ण होते हैं हम वह भी देख लेते हैं। जहाँ विसर्ग से पहले या नहीं विसर्ग के बाद पा या फा आए तो वह पदमानीय वर्ण होते हैं। देखिए यह दो उदाहरण लिख दिए हैं हमने। रामः पठति, रामः फलम खादति। पहले में पा है, दूसरे में फा है। विसर्ग के ठीक बाद पा और फा आता है तो वह पदमानीय हो जाता है। यहाँ पा पदमानीय है तो हम इसको कहेंगे रामः पठति। आपकी जिह्वा जो है वह ओष्ठों को दबाती होगी, ओष्ठों से जो ध्वनि आती होगी। रामः पठति, रामः फलम खादति, रामः पठति, रामः पठति, रामः फलम खादति, ऐसी ध्वनि आएगी। तो यह पदमानीय वर्ण है। जहाँ विसर्ग के ठीक बाद पा या फा आए तो इसका चिन्ह भी हम बताएंगे क्या होता है पदमानीय का चिन्ह और जिह्वा मूल्य का चिन्ह, इन दोनों के चिन्ह बताएंगे। अगला वाक्य लिखा है यमगणनानाम नासिकाचार, यानी य, म, ङ, ण, न इन पांचों वर्णों की भी नासिका, चा अर्थात नासिका, जहाँ भी व्याकरण में चार आता है चा का अर्थ होगा भी, तो यहाँ इन वर्णों की भी नासिका उच्चारण स्थान होती है। ये जैसे यहाँ का जो हम जानते हैं कि तालु होता है, माँ का ओष्ठ है, गा का कंठ है, अणा का मूर्धा है, ना का दंत है, उसके बाद भी इनकी नासिका से भी उच्चारण स्थान होता है और नासिका और मुख दोनों से इनका उच्चारण स्थान होता है, इसलिए अनुनासिक वर्ण भी होते हैं। फिर अगला लिखा है एदयितोः कंठ तालुः, यानी एत और ऐत ये दोनों वर्णों की कंठ तालु से उच्चारण स्थान होता है। अब इनका ए आई तो क्यों नहीं लिखा यहाँ पर, यह हमारे मन में शंका हो सकती है। पर ये आई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ ए आई लिख देते तो एचो एवा यावा से अयादेश हो जाता वहाँ पर, तो अयई तो कंठ तालु ऐसा रूप बनता। तो इसलिए एत और ऐत लिखा ताकि वह रूप ना बिगड़े। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा उर्ण रपरहा, तो वहाँ जो ऊ है वह री का षष्ठी बहुवचन है। तो देखकर आदमी पहचान नहीं सकता कि री का षष्ठी वचन ऊहू होगा, षष्ठी बहुवचन ऊहू होगा। तो इसीलिए आप भ्रम में ना पड़ें, इसलिए एत और ऐत लिखा। तो एदयितोः कंठ तालु, कंठ तालु ही क्यों उच्चारण स्थान है, क्योंकि आ और ई से मिलकर बनता है ए, हम जानते हैं। तो आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का तालु है, तो इन दोनों से जो मिलेगा शब्द वह ए बनेगा और कंठ और तालु दोनों से उच्चारण स्थान हो रहा है, इसलिए कंठ तालु लिखा। अगला है औदौतोः कंठोष्ठम, अर्थात ओ और औ की भी कंठ और ओष्ठ से उच्चारण स्थान होता है इन दोनों का। तो इनको भी ओ औ नहीं लिखा, औत, ओत और औत लिखा, क्योंकि यहाँ भी एचो एवा यावा से अब आदेश प्राप्त था, तो अब औतो ऐसा हो जाता, तो उसको भ्रम में ना हो कोई छात्र, इसलिए ओत और औत का प्रयोग किया। आ और ऊ मिलकर ओ बनता है, इसलिए आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ऊ का ओष्ठ है, इसलिए इन दोनों का भी कंठोष्ठ हो गया। संस्कृत व्याकरण में एक विशेष वर्ण है, वह है वा। इसका उच्चारण स्थान है दंत और औष्ठ, दोनों को साथ में प्रयोग करेंगे तब आप वा का उच्चारण कर पाएंगे। कुछ लोगों को यह ज़्यादा समस्या आती है कि उनका जो नाम होता है वह बोल ही नहीं पाते। जिनका वा से प्रयोग होता है वह बा से प्रयोग करते हैं। वह बा पा वर्ग वाला बा अलग है और यह वा अलग है, तो आप ध्यान रखिएगा कि इसका उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है। जब आप दांतों से ओंठ को थोड़ा दबाएंगे तो वा का उच्चारण स्पष्ट होगा, वा।
अब है जिह्वामूली। तो जिह्वामूलीय वर्णों का उच्चारण स्थान होता है जिह्वामूल। जो जिह्वा का सबसे, जहाँ से जिह्वा प्रारंभ होती है उस स्थान को जिह्वामूल कहा जाता है। जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलीयम। रामः क्रीडति, रामः खादति। तो आप यह एहसास कर पाएंगे कि आपकी जो जीभ है वह क्रीडति से पहले ही, का को अक्षर बोलने से पहले ही पीछे की ओर जाती है, विसर्ग पर ही। तो वहाँ विसर्ग जो होता है वह जिह्वामूल हो जाता है। रामः क्रीडति, रामः खादति। तो जो पीछे की ओर आपकी जीभ जा रही है, जो जिह्वामूल की ओर बढ़ रही है, उसी को हम जिह्वामूल कहते हैं। वहीं से जिह्वामूलीय वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। जिह्वामूल और उपपद पद्मानीय जो वर्ण है उनका जो चिन्ह होता है वह प्रागर्ध विसर्ग सदृश हो। जिह्वामूलीय से ऐसा एक वृत्ति है, तो उससे अर्ध विसर्ग के सदृश जो चिन्ह होता है वह जिह्वामूल और पद्मानीय का होता है। तो ऐसा चिन्ह होता है प्रागर्ध विसर्ग सदृश। यह जिह्वामूल का भी होता है और पद्मानीय वर्णों का भी होता है। इसके बाद लिखा होगा नासिकानुस्वारस्य, यानी जो अनुस्वार होता है उसका उच्चारण स्थान नासिका होता है। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार जो बिंदी होती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। और अनुनासिक वह वर्ण होते हैं जिनके ऊपर चंद्र बिंदी होती है। जिन वर्णों के ऊपर केवल बिंदी होती है वह अनुस्वार होते हैं, जिनके ऊपर चंद्र बिंदी होती है वह अनुनासिक होते हैं। अनुस्वार का उच्चारण स्थान सिर्फ नासिका है, पर अनुनासिक का उच्चारण स्थान मुख सहित नासिका है, यानी मुख से भी उसका उच्चारण होना चाहिए, तब नासिका से दोनों से मिलाकर जब उच्चारण करेंगे तब वह अनुनासिक वर्ण होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। हम यत्न के बारे में अगली वीडियो में जानेंगे, उसको भी अवश्य देखिएगा, क्योंकि यत्न प्रयत्न और उच्चारण स्थान यह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। आपको इन पर बहुत ध्यान देना होगा, आप व्याकरण सरलता से समझ पाएंगे। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।